बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। इसे हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं DPSP। ठीक है, D से डायरेक्टिव, P से प्रिंसिपल, S से स्टेट और P से पॉलिसी। तो ये DPSP जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी राज्यों को जो कानून बनाने पड़ते हैं तो कानून बनाते समय राज्यों को कुछ खास बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है ये राज्यों को दिए गए एक नीति निर्देश हैं जो नीतियों के निर्माण के समय राज्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आइए हम लोग फटाफट से उन सारे चीज़ों पर बात करते हैं जहाँ से इस पर प्रश्न आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ पर है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ठीक है, तो पहली चीज ये आपको याद रखनी है कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व हैं। पिछले क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख था भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ये ठीक उसके बाद से 36 से 51 तक में जो है ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज कि इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग एडप्ट किए हैं, इसे लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। कई छोटे मोटे और बड़े बड़े एग्जामों में भी ये पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि मौलिक अधिकारों की तरह ये प्रावधान वादे नहीं है, यानी अगर राज्य आपको जो फंडामेंटल राइट्स की तरह मौलिक अधिकारों में जो लिखे हुए हैं उनको अगर राज्य आपको नहीं देता है तो आप न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो बातें लिखी है, यदि राज्य उन्हें प्रदान नहीं करता है तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, यानी राज्य इनको प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात ये प्रावधान जो है ये जस्टिसेबल नहीं है, वादे नहीं है, इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि ये निरर्थक हैं, तो ये बिल्कुल निरर्थक नहीं है, क्योंकि राज्यों के द्वारा इनको प्रदान करने की राज्यों के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है वो होती है। क्योंकि राज्य अगर इन्हें प्रदान नहीं करती है तो जनता के जो मन में उसका विश्वास कम होता है और आने वाले इलेक्शन में जनता जो है वो सरकारों को जो है उनकी औकात बता सकती है। इसीलिए इसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है लेकिन नैतिक शक्ति है, और इसी कारण सरकार जो है ये जनता को प्रदान करने का प्रयास करती है। दूसरी तरफ सरकार के तरफ से भी अगर हम बात करें कि इसमें ऐसे तत्व लिखे हुए थे कि जिन्हें सरकार तुरंत प्रदान नहीं कर सकती थी। एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, जैसे शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 के तहत, अनुच्छेद 45 के तहत जो था ये था एक DPSP का मुद्दा। ठीक है, जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इसे अनिवार्य रूप से प्रदान कर सकती थी, इसीलिए इसे DPSP में रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे करके सरकार के पास संसाधन आ गए तो संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को अब मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी शिक्षा प्रदान करना जो है ये सरकारों का अब नैतिक दायित्व के साथ साथ कानूनन दायित्व भी हो गया है, और सरकार ऐसा नहीं करे तो हम कानून की शरण में जा सकते हैं। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार वादे नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए, मौलिक अधिकार जो है ये वादे नहीं है, इसको याद रखिएगा, जबकि फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था वो वादे थे।
अब हम लोग चलेंगे मौलिक अधिकारों के प्रावधानों पर। मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में हमें अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के प्रावधानों को सभी को देखना है। ये जो मौलिक नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान हैं, इनको हम 3 भागों में बांट करके सुविधा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी है, इस डीपीएसपी को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहले जो प्रावधान है, ये प्रावधानों को हम कह सकते हैं समाजवादी प्रावधान, जिसमें समाजवाद के तत्व नजर आते हैं। दूसरे जो प्रावधान है ये गांधीवादी प्रावधान है। ठीक है, इसको हम गांधीवाद में बांट सकते हैं क्योंकि इसमें गांधीवादी दर्शनों की झलक मिलती है। और तीसरे तरीके के जो प्रावधान हैं, इसे हम उदारवादी प्रावधानों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें उदारवाद यानी लिबरलाइजेशन के झलक मिलते हैं। तो डीपीएसपी के सबसे पहले हम लोग 36 से 51 तक जो प्रावधान हैं, इन सभी प्रावधानों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कौन से प्रावधान किस कैटेगरी में आएंगे उसमें फिट करेंगे। अगर अभी फिट करेंगे तो आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएगी। यानी हम लोग सबसे पहले ये डीपीएसपी के पूरे प्रावधान आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हम लोग जाएंगे और उसके बाद इनको इन 3 खंडों में बांटेंगे। उसके साथ ही साथ दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात होगा वो होगा डीपीएसपी में जो अभी तक संशोधन हुए हैं। ठीक है, जो संशोधन हुए हैं, इन संशोधनों को हमको देखने हैं। ठीक है, अब तक डीपीएसपी में कुल 4 बार संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो ये चारों संशोधनों को हमको देखना है और डीपीएसपी में क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं उन्हें हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके। जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक को देखना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 को एक साथ में। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 और 37 कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको ये ऐसे ही याद कर लीजिए। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। इसी तरह से अनुच्छेद 37 में, तो अनुच्छेद 37 में जो है ये अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी के प्रावधान जो होंगे ये प्रावधान वादे नहीं होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 और 37 आपको तुरंत याद हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स के शुरुआत में दी हुई थी, उसी तरह से अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो प्रावधान होंगे ये प्रावधान वादे नहीं होंगे। ठीक है, तो 36 और 37 हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 और 39 ये दोनों को हमें एक साथ पढ़ना है। दोनों में लगभग समाजवादी बातें कही गई है। अनुच्छेद 38 जो है ये कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक, क्या क्या, तो राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है, न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगी। तो राज्य को 3 तरीके के न्याय यहाँ पर स्थापित करने हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय स्थापित करेगी। साथ ही कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य समाजवादी लक्ष्य, ठीक है, तो राज्य जो है ये समाजवादी लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करेंगे। तो समाजवादी जो भी लक्ष्य होंगे इनको किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, तो इनको लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समानता की बात की गई है, लेकिन साथ ही साथ कहा गया है कि भारत में जो भी समाजवादी लक्ष्य होंगे इनको लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त किया जाएगा। सामाजिक समानता मतलब जात पात का अंत, आर्थिक समानता मतलब आर्थिक रूप से ना कोई उच्च ना कोई निम्न, ठीक है,
और राजनीतिक समानता का तात्पर्य हो गया या राजनीतिक न्याय का तात्पर्य हो गया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है ये निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के सरकारी जो क्या बोलते हैं राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के लिए योग्य होगा। ठीक है, तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। लेकिन भारत में जो भी ये लक्ष्य होंगे उनको लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त किया जाएगा। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता जो समाजवादी देश होते हैं ये बात करते हैं कि अमीरों को लूट के गरीबों में बांट दिया जाए, जैसे माओ त्से तुंग, कार्ल मार्क्स के विचारधारा वगैरह में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत कहता है कि सभी को आर्थिक विकास का समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीरों को लूट के गरीबों को दे दिया जाए, ऐसा नहीं। यहाँ विकास के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 38B को। ठीक है, अनुच्छेद 38B इसे जोड़ा गया था 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। हम लोग लास्ट में फिर से इस पे बात करेंगे किस संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 38B को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य आय, अवसर, क्या क्या, राज्य आय, अवसर एवं सुविधा, राज्य आय, अवसर एवं सुविधा की असमानता का उन्मूलन करने का प्रयास करेगी। ठीक है, यानी कि 38B को जोड़ा गया 44वें संशोधन 1978 में और कहा गया कि राज्य आय, अवसर और सुविधा की असमानता को दूर करेगी या इसका अंत करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 38। अब आते हैं आर्टिकल 39। 38 और 39 में लगभग समान बातें हैं, इसीलिए 38 और 39 को साथ में ही पढ़ना है। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य धन के संकेंद्रण को, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, राज्य धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करेगी तथा उसके न्याय संगत पुनर्वितरण की व्यवस्था करेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ कहा गया है कि राज्य धन के संकेंद्रण को रोकेगी, मतलब आर्थिक संसाधन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में न रहे, इसका ध्यान देगी राज्य। और साथ ही साथ जो धन है ना, जो भी आर्थिक संसाधन है, इसके न्याय संगत पुनर्वितरण, मतलब ऐसी व्यवस्था बनाएगी, ऐसी सिस्टम बनाएगी कि धन कुछ ही लोगों के हाथों में न रह करके बहुसंख्यक आबादी के पास में जाए। ठीक है, इसीलिए सरकार आयकर वगैरह का सिस्टम करती है। तो यहाँ कहा गया है कि सरकार धन के संकेंद्रण को रोकेगी और उसके न्याय संगत पुनर्वितरण की व्यवस्था करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 39 में एक संशोधन हुआ और आर्टिकल 39 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 39A और इसे जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 39 में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 39A 39A को जोड़ा गया तथा इसमें कहा गया कि निर्धनों के लिए, ठीक है, निर्धनों के लिए समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता एवं निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़ा गया और राज्यों को कहा गया कि राज्य निर्धनों के लिए समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता या निशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध करेगी। यानी कि यहाँ पर निर्धनों को भी समान न्याय प्रदान किया जाएगा और यदि उनके पास में वकील आदि या फिर कोर्ट फीस वगैरह भरने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो इसमें अभी तक हम लोग देख लिए अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 37 में कहा गया कि ये वादे नहीं होंगे। ठीक है, आराम से याद हो गया। अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगी तथा समाजवादी जो लक्ष्य होंगे इनको लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त
करेगी। इसी में 44वें संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद 38B को जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य आय, अवसर, सुविधा आदि की असमानता का उन्मूलन करेगी। ठीक है, तो ये 38 हो गया। 39 में आते हैं। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि राज्य धन के संकेंद्रण को रोकेगी और उसके न्याय संगत पुनर्वितरण की व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 के द्वारा और कहा गया कि राज्य निर्धनों के लिए निःशुल्क न्याय, ठीक है, निर्धनों के लिए राज्य जो है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध करेगी। तो इस तरह से आज हम लोग अनुच्छेद 36 से लेकर 39 तक देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी बचे हुए अनुच्छेदों को समाप्त करें। वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं ले जाता हूं, तो चूंकि आप लोग इसे समझ कर आगे बढ़ें और परीक्षा में आए तो प्रश्न आसानी से कर पाए। समझ करके धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठोस पढ़िए, ठीक है, ताकि फिर से जो है जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि खत्म जरूर कर लेंगे लेकिन दिमाग में कुछ जाएगा नहीं तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास में इतनी ही बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और चलेंगे इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।